सेशन आगे मॉडरेट करेंगे हमारे सहयोगी शम्स ताहिर खान। तो तालियां हो जाए एक बार। नाम शबाना, बदला, थप्पड़, मुल्क, हसीन दिलरुबा, वो भी कम पड़ गई तो फिर आई हसीन दिलरुबा। सारे क्राइम आप ही कर डालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कहते हैं ना, एक ऑल्टर ईगो जीना चाहिए, जो आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते वो फिल्मों में कर लेना चाहिए, तो वो मैंने सब कर लिया। तो ये सारी चीजें जो है, खासतौर पर अभी चूंकि हसीन दिलरुबा की बात हो रही है, फिर आई हसीन दिलरुबा की, ये जो क्राइम थ्रिलर है, आपको डायरेक्टर ऐसे ही रोल लेकर आते हैं या आपको मतलब ये इस तरह की चीजें करने में मजा आता है? एक्चुअली गलती ना डायरेक्टर राइटर की है ना मेरी है। बात ये है, थ्रिलर एक ऐसा जॉनर बन गया है जो जनता को पकड़ के रखता है 2-2.5 घंटे के लिए। तो आजकल क्या हो गया कि अगर आपको रोमांटिक फिल्म भी बनानी है, रोमांटिक फिल्म के अंदर भी आप थ्रिलर डाल दीजिए तो हसीन दिलरुबा हो जाएगी। एक लव स्टोरी भी चल रही है बट थ्रिलर के साथ। अगर आपको कॉमेडी भी डालनी है तो उसमें भी थ्रिलर डाल लीजिए। कोई भी जॉनर डाल रहे हैं उसके साथ थ्रिलर डाल लीजिए, तो वो 2-2.5 घंटे जो है वो ऑडियंस का जो ध्यान है वो बंधा रहेगा। इस वजह से ये जो क्राइम और थ्रिलर जो है ये बहुत पॉपुलर जॉनर बन गया है कुछ सालों से, आई थिंक। इसका क्रेडिट कहीं ओटीटी को तो नहीं जाता? ये पहले से मतलब जो क्राइम बेस्ड तमाम चीजें आ रही हैं फिल्मों में, या फिर जैसे हसीन दिलरुबा टाइप चीजें आ रही हैं, ओटीटी के आने की वजह से ये चीजें बढ़ी हैं या पहले फिल्मों में थोड़ा कम होता था? क्योंकि एक दौर था जब सिर्फ रोमांटिक फिल्में, वही हीरोइन, वही गाने, अब थोड़ा सा वो कैरेक्टर सारा चेंज होता जा रहा है। एक्चुअली ये ना मुझे लगता है कि इंटरनेशनल सिनेमा जैसे जैसे लोग देखते गए यहाँ के, जहाँ उनको दिखने लग गया कि थ्रिलर इस तरीके से भी लिखी जा सकती है, ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हो सकते हैं, तो आई थिंक उसका काफी प्रभाव हमारे सिनेमा पे पड़ने लग गया, जहाँ पे राइटर्स लिखने लग गए इस तरह की स्टोरीज जहाँ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसमें गाने बजाने के बियॉन्ड चीजें हो रही हैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। एक प्लॉट ट्विस्ट हो रहा है, मल्टीपल प्लॉट ट्विस्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक इसका ओटीटी कह लीजिए या जनरली धीरे धीरे जो इन्फ्लुएंस होता है इंटरनेशनल फिल्म्स का, वो काफी रिस्पॉन्सिबल लगता है मुझे, क्योंकि पहले परसेंटेज वाइज देखे जाए तो पहले इतनी क्राइम थ्रिलर्स नहीं बनती थी जितनी अब बनने लग गई हैं। और उससे पता है क्या होता है, एक ऑडियंस जो है वो अपने आप को एक जज की कुर्सी पे महसूस करती है कि अच्छा अब मैं बैठ के यहाँ डिसाइड करूंगा या करूंगी कि ये किसने खून किया होगा या आगे क्या होगा। तो आप ना इन्वॉल्व रहते हो स्क्रीन प्ले में। तो अब वही है, अगर ऑडियंस बैठे बैठे प्रिडिक्ट कर देगी तो आपकी राइटिंग खराब है, आप उनको इन्वॉल्व ज्यादा नहीं कर पाए ज्यादा लंबी देर तक, क्योंकि उन्होंने अगर आधे घंटे में ही बता दिया कि खूनी कौन है तो मतलब फिर तो फायदा नहीं, बाकी के 2 घंटे वो कहीं और इन्वेस्ट कर लेंगे। बट अगर उनके जज की कुर्सी पे बैठ के उनको पूरे 2 घंटे 2.5 घंटे लगे और फिर भी वो गेस नहीं कर पाए, मतलब कि आप जीत गए, तो आपकी पिक्चर हिट है। आपकी जितनी भी पिक्चर है, साउथ से शुरू किया फिर हिंदी फिल्मों में आई, एक आम जो हीरोइन हमने हिंदी फिल्मों में हम लोग देखते हैं, हीरो के इर्द गिर्द कहानी होती है। न्यू एज हीरोइन तापसी पन्नू, क्या फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मों में जो हीरोइन का एक पूरा कैरेक्टर था बदलने की कोशिश कर रही है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो नहीं ली थी। ये कहते हैं ना, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है तो आप बना लेते हैं अपना रास्ता। तो मेरे साथ वो हुआ था, मुझे कोई भी उस तरह की पिक्चरें नहीं मिली थी जहां पे मुझे बड़े बड़े हीरोज के ऑपोजिट एक्ट करने को मिले। तो मैंने सोचा अच्छा ये एक परफॉर्मेंस वाला या एक वो वाला रास्ता है जहां पे लड़कियां थोड़ी सी कतराती हैं जो फिल्में उठाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा दारोमदार जो है पिक्चर की सक्सेस या फेलियर का उनके मत्थे ना आ जाए, कि फेलियर का जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे को ब्रिक बैट्स मिलते हैं, जो हमारे को लानते लगती हैं कि अच्छा नहीं ये तो इनकी वजह से इसकी फिल्में नहीं चलती, उससे बहुत घबराते हैं और अभी भी घबराती हैं लड़कियां। मैं कहूँ तो वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। तो मुझे लगा कि यार अगर मुझे क्रेडिट लेना है अपनी फिल्म की सक्सेस का, चाहे छोटा सा ही सही, तो मुझे उसका नेगेटिव साइड लेने के लिए भी रेडी रहना चाहिए। उसी से मुझे लगेगा कि मेरी प्रेजेंस जो है वो इररिप्लेसेबल है इन अ वे। हालांकि मेरा ये मानना है कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इसलिए इस इंडस्ट्री के अंदर जिसकी जो रिप्लेसेबल ना हो। कोई भी किसी और का रोल, देयर विल बी मेनी पीपल जो आपका रोल कर सकते हैं, बट एक न्यू एज हीरोइन मेरे हिसाब से वो होगी जिसके रिप्लेसेबल ऑप्शंस जो है ना वो ज्यादा नहीं होंगे। अगर आप अपने आप को उस किरदार में बार बार सेफ किरदार उसमें डाले जा रहे हैं जहां पे आपको पता है कि हीरो के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्टर के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर पिक्चर फ्लॉप भी हो गई तो आपका नाम तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तो आप करेंगे पिक्चरें, आपका सीजन रहेगा थोड़े समय, बट उस सीजन के खत्म होते ही
दिल बी समवन एल्स जो रेडी रहेगा आपकी पोजीशन लेने के लिए, एंड वो भी वही सब करेंगे। तो ये मैंने ना पिछले 13-14 सालों से ये सीजन्स देखे हैं, जहां पे मुझे भी बोला गया था स्टार्टिंग में ये हर हीरोइन का सीजन होता है कुछ 3-4 साल, और उसके बाद नई हीरोइन आती है 3-4 साल के लिए। फिर मैंने सोचा अब मैं ऐसा कैसे अपनी पोजीशन बनाऊं कि मेरे को इतनी आसानी से रिप्लेस ना करा जाए। इस वजह से मुझे वो किरदार चूज करने पड़े जो मुझे लग रहा है कि शायद मेरे से बेहतर शायद ज्यादा लड़कियां ना कर पाएं, ताकि अगर कोई ऐसा किरदार लिख रहा है तो उनके क्लियर विजन के अंदर मेरा नाम आए कि ये ही सबसे अच्छा शायद कर सकती है, या मतलब टॉप 2-3 नाम में से सिर्फ यही। इसलिए नहीं क्योंकि मेरी पिछली पिक्चर हिट थी, इसलिए नहीं कि मैंने XYZ बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया हुआ है, इसलिए कि वो किरदार निभा शायद मैं काफी अच्छा कर सकती हूँ कंपेयर टू अदर एक्ट्रेसेस। तभी मैं एक सॉर्ट ऑफ इरिप्लेसेबल नाम बनूंगी, जिसकी वजह से मेरी जो जर्नी है वो लंबी रहेगी। आई थिंक अगर जो एक्ट्रेसेस अपने क्राफ्ट को इतना प्यार करती हैं, जो आगे अपनी एक्सपायरी डेट इन द इंडस्ट्री नहीं देखती हैं, न्यू एज का हिस्सा बनना चाहती हैं, आई थिंक उनको मेरे हिसाब से ये रास्ता जो है जहां पे वो अपने आप को थोड़ा इरिप्लेसेबल बनाने की कोशिश करें तो शायद बेहतर होगा। न्यू एज की आपने बात की, 2025 आने वाला है। फिल्म इंडस्ट्री जिस तरीके से अब तक आप बात कर रही थी कि कुछ आप ऐसा करना चाहती हैं जो बाकी एक्ट्रेस ना करें, आप डिफरेंट करना चाहें, आपको लगता है 25 के बाद न्यू एज एक्ट्रेस जिस तरीके से बड़े बड़े स्टार आजकल फ्रेंचाइज फिल्में बन रही हैं एक से एक, मतलब लोग सीक्वल का इंतजार करते हैं, चाहे वो वॉर हो, पठान हो, बाहुबली हो, अभी पुष्पा है, आप शायद पहली फीमेल एक्ट्रेस है जिनकी फ्रेंचाइज सीक्वल 2 लगातार बैक टू बैक आई, हसीन दिलरुबा एंड फिर आई दिलरुबा। तो तापसी पन्नू की और कौन सी ऐसी फिल्में हो सकती हैं जो फ्रेंचाइज के लिए हम सोच सकते हैं कि इस पे हो सकता है? एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन मुझे काफी लोगों ने इसका आंसर बताया है काफी साल, इतने साल जब होता था अच्छा आपका इस पिक्चर का पार्ट 2, इनफैक्ट जब पिंक आई थी उस टाइम पे भी लोगों ने बोला था पिंक का पार्ट 2 करते हैं। मैंने कहा जस्ट बिकॉज पार्ट 2 फैशन में है, पिंक जैसी पिक्चर तो मुझे लगता है कि शायद पार्ट 2 उसको एक्सटेंड करना ही नहीं चाहिए, या आई होप इस तरह के मुद्दे और ना हो डिस्कस करने को। बट हाँ, मेरी कुछ पिक्चरें हैं जिनका पार्ट 2 बन सकता है। मैं काफी टाइम जनता से ही पूछती रहती हूँ ये बात। बदला का काफी लोग पार्ट 2 एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि उसका जिस तरीके से अंत हुआ था उस पिक्चर का पार्ट 2 एक्सपेक्टेड लगता है लोगों को। सुजॉय और मैं काफी बात भी करते हैं, अब देखते हैं वो कब उनके दिमाग में आइडिया पाता है। मेरी एक पिक्चर है मुल्क, वो जो कि एक कंट्री के प्रति आपके देश के प्रति आपका प्यार जो है वो दिखाने का तरीका था। तो हमारे कंट्री के प्रति हमारा प्यार जो दिखाने का तरीका एक वो मुद्दा था क्योंकि उस पिक्चर में ये बात हुई थी कि आप जिससे प्यार करते हैं उसी से आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे आप प्यार नहीं करते हैं वो सही कर रहा है कि गलत, क्या ही फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से एज अनुभव सर राइटली सेज, इट्स अ लव लेटर टू द कंट्री, so there can be multiple love letters written. That's also one kind of a film. I honestly feel थप्पड़ दोबारा उसका पार्ट 2 नहीं बनना चाहिए। वो ऐसी पिक्चर है जो आई होप आगे और इसके एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस पार्ट 2 में बढ़कर ना ही हो, ऐसी नौबत दिखाने की तो बेटर है। हसीन दिलरुबा का तो नेक्स्ट पार्ट एक्सपेक्टेड ही है कि वो आएगी। एक और पिक्चर है गांधारी जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, वो एक्शन थ्रिलर है। ये भी ऑनेस्टली इसी चीज को दिमाग में रख के बनाई जा रही है कि ये इसमें पोटेंशियल है आगे कंटिन्यू होने का, बट होगी कि नहीं ऑनेस्टली ये उस पर डिपेंड करता है आपकी पिक्चर कितनी चलती है। आज मैं पीछे देख के अपनी पिक्चरों की लिस्ट देख के बोल सकती हूँ कि हाँ ये चली थी तो मैं इसका पार्ट 2 बना सकती हूँ, बट अगर वो नहीं चली होती तो नहीं बन पाता उसका पार्ट 2। तो अगर गांधारी चल जाती है तो डेफिनेटली पार्ट 2 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं सुझाव दूं, जो पिंक का कोर्टरूम ड्रामा है वो एक अलग सब्जेक्ट था, लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट पर उठाकर एक कोर्टरूम ड्रामा क्रिएट करके उसकी फ्रेंचाइजी बन सकती है। बस अब मैं उस पर पेटेंट करा लेती हूँ। मेरे को लगता है वैसे भी मेरे करियर में जब भी मैं कोर्ट में घुसी हूँ वो पिक्चर काफी अच्छी चल गई है तो मुझे लगता है मैं कोर्ट रूम स्पेशलिस्ट बन चुकी हूँ। वैसे कभी असली जिंदगी में कोर्टरूम जाने का मौका मिला? एक्चुअली नहीं, अभी तक ना ही मिले तो बेटर है। हसीन दिलरुबा और फिर आई जो हसीन दिलरुबा, उसमें आपने जो पूरा रानी का कैरेक्टर प्ले किया, ऐसी कौन सी चीज है जो उसमें तो आपने किया लेकिन असली जिंदगी में आप नहीं करना चाहते हो? एक्चुअली वो पूरा किरदार से लेके उसकी कहानी जो है वो मेरे से इतनी विपरीत है रियल लाइफ से
और पर्सनालिटी जो मतलब मेरी पर्सनालिटी है और जो रानी की है, कि पता नहीं लोगों को मे बी एफर्टलेसनेस इन द परफॉर्मेंस लगता है कि ये तो इसके लिए बहुत आसान है ना। मैं उसकी पर्सनालिटी से मेरी पर्सनालिटी मेल खाती है, क्योंकि वो बहुत उसकी फेमिनिन पर्सनालिटी जो है वो बहुत हाइटेंड है, मेरी नहीं है इतनी। मेरी आई फील इज लाइक दैट थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है वो मेरी कभी कभी एंड्रोजिनस साइड पे चली जाती है। कभी कभी मतलब ऐसा नहीं लगता कि बस ये साड़ी में पहन के वो लचक के साथ सारे काम करवा लेगी अपने, वो मेरी खुद की पर्सनालिटी नहीं है ऐसी। वो रानी के लिए हमने काफी यूज किया था। तो और जो उसका पंडित जी की किताबें पढ़ के इंस्पायर होने का जो बेंट ऑफ माइंड है, जो थोड़ा क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड है, कि अगर कोई किसी से प्यार है तो किसी हद तक भी चले जाओ उसको अंजाम देने के लिए, वो मेरा नहीं है। मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल हूँ इस मामले में, जो मैं किसी प्यार में बह के इतनी एक्सट्रीम चीजें नहीं करूंगी लाइफ में। प्यार में बहकर आपने कहा, लेकिन एक MS धोनी याद आते हैं और फिर एक आपने इसी साल बड़ी खामोशी से शादी की। आजकल तो शादी पता नहीं कई दिनों तक चलती रहती है, लेकिन आपकी शादी के बारे में लोगों को पता तक नहीं चला। थोड़ा सा अपना और ना आपने कहीं इंस्टा पे अपनी तस्वीर भी डाली है। हाँ नहीं, मैंने प्रेस रिलीज नहीं दिया था अपनी शादी तो ये लव मैरिज थी, क्या था? थोड़ा आप बताएंगे, लोग जानना चाहिए। लव मैरिज थी कि पेरेंट्स ने डेनमार्क जाके माँ बाप से मिलके डिसाइड नहीं, ऑफकोर्स अरेंज मैरिज नहीं थी, लव मैरिज थी। एक्चुअली लोगों को पता नहीं चला कुछ भी, क्योंकि मैंने प्रेस रिलीज नहीं दी। और इनफैक्ट मेरी इस साल नहीं, मेरी पिछले साल शादी हो गई थी। 1 साल होने को है बहुत जल्द। हमने पेपर साइन कर लिए थे पिछले साल दिसंबर में। ये बात शायद अगर मैं आज नहीं बोलती तो किसी को पता भी नहीं चलती। और हमने चाहा था कि जो पर्सनल लाइफ है वो हमारी पर्सनल ही रहे। और मेरे को लगता है जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ, मैंने देखा इनफैक्ट अपने कलीग्स के साथ, जब पर्सनल लाइफ इतनी एक्सपोज हो जाती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, तो दोनों पे असर होने लग जाता है, जो कि अच्छा नहीं होता हर समय। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हाइज एंड लोज का जो क्रेडिट है वो आपके पर्सनल लाइफ को मिलने लग जाता है, और आपकी पर्सनल लाइफ जो है इफेक्ट होने लग जाती है। तो मुझे हमेशा इसमें बहुत एक सॉलिड लाइन बना के रखनी थी कि मेरी पर्सनल लाइफ हमेशा पर्सनल रहेगी, प्रोफेशनल हमेशा प्रोफेशनल रहेगी। मैंने कभी भी छुपाने की कोशिश नहीं करी है। मैं 2013 से जानती हूँ मैथियस को, और हाँ, हमने मिलते सारी वी स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। सो अभी तो क्या चल रहा है, 11 साल हो गए हैं। तो मुझे कभी छुपाने की बात नहीं है, बट मुझे ऐसे PDA या फिर सब कुछ अनाउंस करके करने में पर्सनल लाइफ में सही नहीं लगता। पिक्चरें आती है तो अनाउंस करती हूँ, रिलीज होती है तो अनाउंस करती हूँ। शादी की अनाउंसमेंट का प्रेस रिलीज देना मैंने जरूरी नहीं समझा। पति को अनाउंस नहीं करती है? हाँ, पति को अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है, शायद आपने एक बैडमिंटन टीम खरीदी थी। जी जी। और वो एक बैडमिंटन प्लेयर है जी। तो आपने टीम उन्हीं के चक्कर में खरीद ली या फिर टीम के साथ उनको भी खरीद लिया? एक्चुअली उसके थोड़ा सा पहले ही हम मिले थे। मेरा जनरली झुकाव नॉट जस्ट बैडमिंटन, स्पोर्ट्स के प्रति है। तो आप ये मान सकते हैं कि शायद उनको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इस करके मिल गए मेरी लाइफ में, क्योंकि वो एक बहुत मंजे हुए स्पोर्ट्स स्टार है। बट जनरली मेरे को मौका मिला एक स्पोर्ट्स टीम ओन करने का। अब मेरा ना एक वो है कि कहते हैं ना, जो कभी बन नहीं पाई मैं, तो मेरा हमेशा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाला हिसाब रहता है। ये भी खेल लो, वो भी खेल लो, वो भी खेल लो। तो मैंने काफी स्पोर्ट्स खेले हुए हैं अपने स्कूल कॉलेज के दौरान, कभी प्रोफेशनली नहीं परस्यू कर पाई। तो अब अगर मौका मिल रहा है कि कोई एक टीम खरीद सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मेरा वो जो स्पोर्ट्स साइड वाला जो पर्सनैलिटी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी कि चलो किसी तरीके से मैं किसी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हूँ। तो बैडमिंटन, सबसे पहला मौका बैडमिंटन की वजह से मिला, इस वजह से वो ली। अब टेनिस की टीम भी एक मैं ओन करती हूँ। तो ये जो टीम्स हैं ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। वो हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि स्पोर्ट्स फैन हूं मैं, इस वजह से मौका मिला मैथियस को खरीदने का प्रोफेशनली। पर्सनली तो आई बिलीव काफी पहले खरीद लिया था मैंने। प्रोफेशनली खरीदने का मौका मिला तो मैंने वो भी कर लिया। तो इसी स्पोर्ट्स के जो आपका प्यार है और फिर बैडमिंटन के साथ, इसी वजह से आप ओलंपिक में भी गई थी हाल में। जी हाँ। एंड उस ओलंपिक में जाने के बाद खेल एक तरफ, आपकी साड़ियां बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। वो क्या कहानी थी? ये शायद देखिए पीछे तस्वीर में कुछ। अरे सो नाइस, कोलाज अच्छा बना है जी। ये देखिए, ये मैं एक्चुअली, एक तो पेरिस में हो रहा है, ओलंपिक्स पेरिस में हो रहा है, जो कि एक फैशन के लिए जानी जाती है सिटी। और दूसरी ये चीज थी, मेरा बर्थडे पड़ रहा था उसी दौरान, उसी हफ्ते में।
तो मैंने कहा ये तो एंड वो मुझे पता था शायद आखिरी ओलंपिक्स होने वाला है जिसका हिस्सा मैथियस बनेगा, क्योंकि हमने ये पहले ही बता चुका था मुझे वो रिटायर होगा इस ओलंपिक्स के बाद। तो मुझे था शायद ये परफेक्ट टाइम है जाने का। एक तो वो खेल नहीं रहा, क्योंकि जब वो खेलता था तो मेरे को बड़ा डर लगता था, मैच देखने से बहुत स्ट्रेस रहता था। तो एटलीस्ट अभी ये कोच की चेयर पे है तो इतना स्ट्रेस नहीं होता था। तो मैंने सोचा चलो ये हैप्पी बर्थडे टू मी भी हो जाएगा, मेरा एक सपना ओलंपिक लाइव देखने का भी पूरा हो जाएगा, और दूसरा ये कि साड़ियों के प्रति मेरा प्यार काफी जाग चुका था तब तक। तो मैंने कहा चलो पेरिस में हो तो इसका फायदा उठाया जाता है अलग अलग तरीके से। एंड यू नो लोगों ने मुझसे पूछा एक्चुअली कि आपको लोगों ने ऐसे अजीब तरीके से देखा नहीं वहां पे जब आप चल रहे थे। ऑनेस्टली किसी ने नहीं देखा, किसी लोकल या किसी यूरोपियन इंसान ने तो कभी ऐसे नहीं देखा मुझे कि ये क्या पहना है टाइप्स। इनफैक्ट इंडियंस जो थे थोड़े बहुत जो मुझे देखे उन्होंने मुझे एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा देखा कि ये साड़ी पहन के क्यों घूम रही है कोई इंडियन लड़की, उस नजर से जरूर देखा गया। बट वहां के लोगों ने या यूरोपियन लोगों ने जहां मुझे देखा था उन्होंने कभी नहीं ऐसा, उनको लगा कि हाँ पेरिस है तो लोग अपना बेस्ट फैशन गेम लेके आते हैं घूमने के लिए। तो मुझे मौका मिला एक्सपेरिमेंट करने का, तो मैंने जी भर के एक्सपेरिमेंट किया। आपने भी कहा बर्थडे था, उस बर्थडे की भी एक कहानी है कोई कि बर्थडे के दिन ओलंपिक चल रहा है और आपके लिए केक और बाकी कुछ टाइम। हाँ वो भी था बर्थडे के दिन। एक्चुअली बर्थडे के दिन का वो एंटी क्लाइमैक्स हो गया मेरे बर्थडे वाले दिन, क्योंकि क्वार्टर फाइनल्स था और हम वो हार गए। तो वो उस दिन मेरा फिर जो प्लान था बर्थडे बनाएंगे जोर शोर से या कुछ, वो सब कैंसिल हो गया। सिर्फ दिन के एंड में रूम में ही एक केक लेके आके उसको काट के खिला दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो पता था कि शायद वो आखिरी वर्किंग डे हो सकता है मैथियस का। आई मीन है ही, क्योंकि रिटायरमेंट डिसाइड कर ली थी उसने। तो इट वाज हिज लास्ट वर्किंग डे एज द इंडियन बैडमिंटन कोच। तो वो इतना हाइटेंड तरीके से नहीं मनाया गया, थोड़ा सा शांत तरीके से मनाया गया जिस तरीके की मेरी शादी थी। अच्छा तापसी, आप बहुत ही, आपके बारे में ये मशहूर है कि आप बहुत बोल्ड और इस तरीके के आप फैसले लेती हैं। सोशल इश्यूज जैसी फिल्में आपने जिसमें आपने काम किया, तो एक एक्टर होने के नाते एक एक्टर और एक्ट्रेस की भी कुछ राइट, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कि उनकी प्राइवेसी से लेके बाकी चीजें तक। एक आम जो इंसान, हम तमाम लोग और एक आप जैसे लोग सेलिब्रिटी, इन लोगों की फिर ये जब राइट्स की हम बात आती है तो कई बार कुछ कंट्रोवर्सी होती है। जी मुझे लगता है कि राइट्स हमारे, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ हमारी राइट्स होती हैं, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की भी होती है हमारे प्रति। ये इसको एक तरफ से ना देखा जाए, इसको ओवरऑल देखा जाए। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं किस तरह के किरदार या फिल्म में चूज करती हूँ, किस तरह का स्टेटमेंट देती हूँ, या कहाँ अपनी प्रेजेंस रखती हूँ, कहाँ नहीं रखती हूँ। ये कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कुछ जनता की है या लोग जो हमारे आसपास होते हैं उनकी होती है कि उन्हें भी थोड़ी सी उस तरीके से हमें देखा जाए कि अच्छा हम अगर किसी तरीके का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये हमेशा लोगों ने देखा ही है कि मेरी इतनी जो प्यार भरी इक्वेशन है हमारी मीडिया पेपराजी के साथ, वो मुझे रहती है कि मैं आपसे रिस्पेक्टफुली बात करूंगी, आप मुझसे रिस्पेक्टफुली बात करिए। अगर आप मेरे पे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अगर आप मेरे बहुत करीब आएंगे जिससे मुझे नहीं सेफ महसूस हो रहा, तो ऑब्वियसली मैं रिस्पॉन्ड करूंगी। जस्ट बिकॉज कि मैं एक्टर हूं, मैं हमेशा चुप रहूं और आपको रिप्लाई ना करूं, सिर्फ हाँ जी हाथ जोड़ के नमस्ते करके सिर्फ स्माइल करती रहूं, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? तो फिल्मी बरादरी में जो आपके इंडस्ट्री के लोग उनके साथ भी आप यही करती हैं जी। इसका नुकसान भी होता होगा? जी इसका नुकसान भी होता है, जिस वजह से कोई भी पिक्चर होती है या कोई भी, ये तो तापसी नहीं करेगी, ये नहीं, उसके पास नहीं लेके जाते। एक्चुअली स्ट्रांग, मेरा हमेशा ये मानना है कि स्टार अगर जो होता है वो सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि जिस तरह की फिल्में और किरदार करता है, उसकी बियॉन्ड फिल्म किस तरह की पर्सनैलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देखते आइए, आप देख लीजिए, चाहे अमिताभ बच्चन सर क्यों ना हो, चाहे शाहरुख सर क्यों ना हो, इन सबकी बियॉन्ड द स्क्रीन एक पर्सनैलिटी रही है जो लोगों ने पसंद करी है, इस वजह से ये स्टार हैं। तो एक तरह की पर्सनालिटी होती है आपकी बियॉन्ड द स्क्रीन ऑल्सो, वो भी
होनी चाहिए, मतलब अच्छी बुरी सब्जेक्टिव है, किसी को पसंद आती है किसी को नहीं आती है, बट एक प्रेजेंस, जस्ट बिकॉज कि आप एक एक्टर हैं, आप सिर्फ हाथ जोड़ के मुंह नीचे करके हर चीज को हंस के टाल नहीं सकते। अगर आपको कोई चीज, आप भी इंसान है पहले, अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद, आपको अच्छी नहीं लगी कोई चीज, हमारे पास भी हक है। मेरा नो मीन्स नो कहने का मतलब पिंक में सिर्फ एक दिल्ली की आम लड़की का नहीं था। नो मीन्स नो मैं एक्टर होने से पहले भी एक लड़की हूं, तो मुझे अगर कोई चीज वायलेटिंग माय प्रिवेसी, माय पर्सनल स्पेस लगती है, तो मेरा भी उतना ही हक है मना करने का, और सामने वाले को सुनना पड़ेगा वो नो, और एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो नो। एक एक्ट्रेस होने के बाद रूल्स चेंज नहीं हो जाने चाहिए मेरे लिए। मैं एंटरटेनर अपने काम पे हूं, बियॉन्ड माय वर्क स्पेस मेरा जिम्मा नहीं है आपको एंटरटेन करने का। मेरी भी लाइफ है बियॉन्ड फिल्म जो मैं जीना चाहती हूँ। अगर मैंने वो नहीं जी तो मैं आपको लंबे समय तक एक एक्ट्रेस बनके शायद मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगी, दिखा नहीं पाऊंगी आपको अपनी परफॉर्मेंसेज अच्छी। तो अपनी इंडस्ट्री में नो कहने का सबसे बड़ा नुकसान आपको क्या उठाना पड़ा? वो यही होता है कि अगर आप अपनी इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी रख लेते हैं जिसमें आपके डूज एंड डोंट्स इतने क्लियर होते हैं, तो आपको वो ज्यादातर उस तरह की पिक्चरों में नहीं कास्ट करते जहां पे कुछ ज्यादा नहीं होता है हीरोइन को करने का। वो आपको लगता है कि नहीं यार ये इसको नहीं रखते हैं क्योंकि मे बी ये बैकफायर करेगा, इसको रखना इस पिक्चर के अंदर। या फिर एक और नई चीज है जो आजकल डिस्कस हो रही है इंडस्ट्री में, एक होता है एजिज्म। जब आप यंग होते हैं तो उस टाइम आप कोशिश कर रहे होते हैं कि आप बड़ी पिक्चरों का हिस्सा बने। जब मैं 20s में थी मैं बहुत कोशिश करती थी मैं बड़ी पिक्चरों का हिस्सा बनूं, वो हीरोज, बड़े हीरोज के साथ काम करूं। वो बड़े हीरोज ऑब्वियसली मेरे से एज में काफी बड़े थे, कुछ ज्यादा ही बड़े थे। तो मैंने जब उनके साथ काम किया और बड़ी पिक्चरें करी, कुछ चली कुछ नहीं चली। कुछ समय बाद जो यंगर बिग हीरोज थे उन्होंने बोला नहीं अब ये हमारे को इसके साथ काम नहीं करना क्योंकि ये हमारे से बड़े हीरोज के साथ काम कर चुकी है। तो वो एक एजिज्म का इशू जो है वो भी काफी हीरोइनों को सहना पड़ता है, क्योंकि पहले मुझे बताया गया कि बड़े हीरोज के साथ काम करना है, फिर मुझे बोला गया कि नहीं अब बड़े हीरोज मतलब अब आपने ज्यादा ही बड़े एज में काम कर लिया, अब आपको यंगर हीरोज, हालांकि वो मुझसे बड़े हैं एज में, यंगर हीरोज ऑल्सो, बट दे थिंक आई एम टू ओल्ड फॉर देम नाउ। तापसी, आखिरी सवाल, एक न्यू एज एक्ट्रेस चैलेंजिंग रोल को एक्सेप्ट करना, वैसी फिल्मों को चुनना, आपको लगता है आपके अलावा इस वक्त न्यू एज हीरोइन जो इस फिल्म इंडस्ट्री को और आगे ले जाएं, आपके समकालीन और कौन कौन सी है, अगर आप बताना चाहें? एक्चुअली कोशिश तो बहुत कर रही है मैं ऑनेस्टली, और आज बहुत गिनती चुनती की ऐसी रह गई हैं जो चाह रही हैं कि बस हम सेफ ही प्ले करते जाएं। अब काफी एक्ट्रेसेस को ये रियलाइज होने लग गया कि अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो अपनी एक इंडिविजुअल प्रेजेंस होनी चाहिए। बट अभी भी जनता की वजह से कि हमें बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस नहीं मिलती, परसेंटेज ऑफ फीमेल ड्रिवन फिल्म्स जिनको सक्सेस मिलती है बॉक्स ऑफिस पे बहुत कम है, इस वजह से वो डर के अभी भी हीरोज की शैडो में रहना चाहती हैं ताकि उनपे बैकलैश ना आए पिक्चर फ्लॉप होने का। तो अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि आप देखेंगे हर एक्ट्रेस, कोई भी एक्ट्रेस हो, वो एक दो बारी अटेम्प्ट करेगी ऐसी फिल्म करना जिसमें वो खुद हीरो हो। अब उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है उसको कितनी हिम्मत मिलती है आगे कंटिन्यू करने की। अब बहुत कम ऐसी लड़कियां रह गई हैं जो बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं करना चाहती, कुछ डर डर के कर रही हैं, कुछ खुलेआम कर रही हैं। मेरे लिए मेरी हीरो विद्या बालन रही हैं जिन्होंने मुझे एक ऐसी रे ऑफ होप दिखाई कि ऐसा भी पॉसिबल है, आप पिक्चर की हीरो बन सकती हैं, वो पिक्चर कमर्शियली सक्सेसफुल हो सकती है। उससे पहले मुझे नहीं लगता था ऐसा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तापसी, एंड ऑल द बेस्ट आपके करियर के लिए। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां तापसी पन्नू के लिए, द न्यू एज हीरोइन। थैंक यू so much. सो मच।